Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. Vava Atomic Research Center बारकोर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। आप लोगों का पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल ऑलरेडी मैं 20 वीडियो में पोस्ट कर दिया हूँ। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आज से मैं एडवांस टेस्ट मतलब टेक्निकल पेपर का क्वेश्चन आप सभी के लिए सॉल्व कराऊंगा। एक एक दिन 50 क्वेश्चन का पेपर आप लोगों को सामने में लेके आऊँगा। जैसे कि आप लोग का एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन आता है और एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहते हैं। ओके, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 घंटा का टाइम रहता है। तो आज भी वैसे ही मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब पूरा पेपर मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इसको मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर सोच के चलिए और आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। मैं आप लोग का एक भी क्वेश्चन का आंसर पहले नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन पहले बताऊंगा, उसका बाद ऑप्शन, उसका बाद आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग देख लेना। और आप लोग वीडियो का लास्ट में बताना 50 में से कितना आप लोग अटेम्प्ट कर पे है। तो आप लोग भी टोटल नोट्स डाउन करते करते जाना कि कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन का सेट मैं आज के क्लास में लेके आया हूं, क्योंकि आज बार्क और एनपीसीएल स्पेशल सबसे पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला क्लास मैं इजी से स्टार्ट करूंगा। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा है, इजी पेपर में आप लोग कितना मार्क्स ला सकता है। आज का जो पेपर है इसमें एटलीस्ट आप लोगों को 140 प्लस मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं डीएई का जो भी एग्जाम होता है, जैसे कि बार्क, हेवी वाटर बोर्ड, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आया था बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। और इसमें एशियन का बुक से, मतलब बलबीर सिंह जो राइटर है, इधर से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। और नीमी का बुक आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर नीमी और बलबीर सिंह बुक पढ़ के जाते हैं तो उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा बन जाता है। 50 में से एटलीस्ट 47 से 48 क्वेश्चन इन दोनों बुक से कॉमन आ जाता है इन बार्क का और एनपीसीएल का एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं इजी पेपर बनाया हूँ। इस लेवल का पेपर आप लोग का आएगा, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में आप लोग को डिफिकल्टीज लगेगा, जिसमें आप लोग को काट ऑफ बनेगा। फिर भी इतना इजी पेपर आप लोग को लगेगा, देख के लगेगा नहीं पूरा वीडियो हम नहीं देखेंगे, इसको तो हम इजीली कर पाएंगे, तो हमको मालूम है आंसर। फिर भी आप लोग 50 क्वेश्चन तक वीडियो को देखना। आप लोग 47 या 40 क्वेश्चन अगर 48 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब 140 प्लस अगर मार्क्स ला पा रहे हैं, मतलब आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा है। कोई भी स्टूडेंट अगर 50 में से 50 क्वेश्चन को सही करते हैं तो उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है और उसका बहुत ही अच्छा मौका है एनपीसीएल और बीएआरसी में। तो आज आप लोग देखना इतना इजी पेपर में आप लोग कितना मार्क्स ला रहे हैं। तो आप लोग ईमानदारी के साथ पूरा क्लास को देखना। और आज का क्लास में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और आप लोग अपना अपना प्रिपरेशन को चेक कर लेना कितना हो रहा है। अगर आप लोग का कोई भी गलत होता है तो उसको भी आप लोग माइनस कर देना। एक क्वेश्चन गलत होने से 3 + 1 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स डिडक्ट कर देना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाए हैं। ठीक, जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया हो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से। और मैं टेक्निकल जॉब का भी प्रिपरेशन करवाता हूँ मेरा चैनल में। इस सीरीज को एग्जाम होने तक कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का तरफ से अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इस सीरीज को मैं एग्जाम होने तक कंटिन्यू रखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which is the following is not the reason for making file faces slightly convex in form। इसमें इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए मैं गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए हिंदी में 1-2 मिस्टेक हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल चेहरा को थोड़ा उत्तल रूप में बनाने का कारण नहीं है। तो जिसने भी फाइल इस्तेमाल किया या यूज़ किया वो सभी स्टूडेंट जानते हैं फाइल का जो थिकनेस होता है टोटली पैरेलल नहीं होता है, उसका जो फेस होता है थोड़ा उत्तल रूप में होता है या कन्वेक्स टाइप का होता है, इसीलिए आप लोग जानते हैं इसको बोलते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। तो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल होने का कुछ ना कुछ तो कारण होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। या आप बोल सकते हैं फाइल का जो फेस होता है उसका फेस को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाने का या उत्तल रूप में बनाने का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो बोला कौन सा कारण इसमें से नहीं होता है, तो 4 ऑप्शन दिया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कारण
नहीं होता है फाइल का फेस को स्लाइटली कॉन्वेक्स बनाने का। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द फाइल फेस एंड द जॉब सरफेस। जॉब सरफेस और फाइल फेस का बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टू गिव बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एंड टू कॉम्पेंसेट स्लाइट फाइलिंग मूवमेंट। दबाव को बेहतर वितरण देने के लिए और मामूली फाइलिंग आंदोलन की भरपाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द फाइल फेस एंड द जॉब सरफेस। फाइल फेस और जॉब सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को मतलब घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी टू रिड्यूस द एफर्ट इन ड्राइविंग ए फाइल। फाइल को चलाने का प्रयास को कम करने के लिए। तो एक्चुअली आप लोग अगर कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के बारे में जानते हैं तो इसका कारण या किस पर्पस के लिए हम लोग इसको कन्वेक्सिटी करते हैं वो भी आप लोग जानते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम लोग फाइल का जो फेस है उसको कॉन्वेक्स बनाते हैं। एक्चुअल जो रीजन होता है क्यों, थोड़ा सा आप लोग लॉजिक समझ लेना। ये अगर कोई भी जॉब होता है और फाइल अगर टोटली यदि थिकनेस बराबर पैरेलल होता है तो क्या होता है, फाइल का जो टीथ रहेगा टोटल टीथ जॉब का सरफेस का ऊपर कांटेक्ट में रहेगा। तो जब भी हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक जब भी हम लोग देंगे तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि फाइल का जो ऑल टीथ है सभी टीथ जॉब का सरफेस का ऊपर कांटेक्ट में है। तो इसमें हम लोग को फ्रिक्शन जब भी ज़्यादा होगा हम लोग को प्रेशर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, हम लोग को फाइलिंग करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो फाइलिंग करते टाइम हम लोग ऑलवेज तो स्ट्रेट मूवमेंट नहीं दे सकते, हम लोग का सीसॉ मूवमेंट चलता है, सीसॉ मूवमेंट होता है। इसमें अगर क्या होता है, टोटली अगर फ्लैट होता है तो इसका ऑल टीथ इसका सरफेस में टच होता है। तो अगर इसका सभी टीथ टच होगा तो हम लोग जब भी फाइलिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसका अगर कहीं से भी ज़्यादा हम लोग प्रेशर दे देते हैं, ऑलवेज यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं होता। जब भी हम लोग इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर देते तो यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं होता, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता। इसलिए एक दो जगह में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है, उसमें ज़्यादा मेटल रिमूव हो जाता है। लेकिन और एक मोस्ट इसमें जो आप लोगों का पर्पस होता है कि जब भी हम लोग फाइलिंग करते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण हम लोग को प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, ये जो जॉब होता है और हम लोग फाइल का फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप का बना देते हैं। ओके, इस टाइप का बना देते हैं। इसलिए क्या होता है, फाइल का बहुत ही कम पोर्शन, ये जो टीथ है यही सिर्फ कॉन्टैक्ट में आता है और बाकी पोर्शन क्या कॉन्टैक्ट में नहीं आता। इसीलिए क्या होता है, फाइल का बहुत ही कम टीथ जॉब सरफेस का साथ कॉन्टैक्ट में आता है, तो फ्रिक्शन इसमें कम होता है। इसीलिए जो प्रेशर होता है फाइलिंग करते टाइम जब भी हम लोग फॉरवर्ड स्टेक देते हैं बहुत ही हल्का प्रेशर हम लोग को देना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम जगह में ये जॉब को टच कर रहा है। ठीक है, और आप लोग को जानना चाहिए, कभी नॉर्मली अगर आप लोग लॉजिक देकर समझाना मतलब समझना चाहते हैं, ऐसा कोई भी एक जॉब है, ऐसा जॉब में अगर कोई भी बीच का पोर्शन को अगर हम लोग को फाइलिंग करना है तो अगर टोटली थिकनेस बराबर अगर फाइल फ्लैट होता तब क्या होता है, इसमें तो ऑल टीथ इसका ऊपर कांटेक्ट में आएगा। तो बीच वाला अगर हम लोग को फाइलिंग करना भी पड़ेगा तो फाइलिंग हम लोग बीच वाला पोर्शन में नहीं कर सकते, बाकी जो आसपास है उसमें भी फाइलिंग हो जाएगा क्योंकि फाइल टोटली फ्लैट है थिकनेस बराबर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी जॉब है, इसका बीच वाला पोर्शन अगर हम लोग को फाइलिंग करना है तो ये अगर कॉन्वेक्स होगा, फाइल का फेस अगर थोड़ा सा कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा, हम लोग को जहां पे फाइलिंग करने का जरूरत पड़ेगा उधर हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑल टीथ तो जॉब सरफेस का साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। ओके, तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल प्रोवाइड करते हैं फाइल में, या अब बोल सकते हैं फाइल का फेस में थोड़ा सा उसका जो रूप है उसको उत्तल बना देते हैं। तो एक्चुअल इसका रीजन क्यों होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, जॉब सरफेस और फाइल का फेस में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअली फाइल का फेस हम लोग कॉन्वेक्स फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए नहीं करते, कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला है मैलेट इज मेड ऑफ। मैलेट किस मटेरियल से या किसका बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैलेट बनता है ऑप्शन नंबर ए लीड, ऑप्शन नंबर बी ब्रश, ऑप्शन नंबर सी हार्डवुड, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्डवुड से बनता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। बोला है बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ड्राइविंग फिट। तो एक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था इसरो VSSC का एग्जाम में, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं ड्राइविंग फिट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है।
तो ड्राइविंग फीट कौन सा फीट का अंदर आता है, ये सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए। इंटरफेरेंस फीट का अंदर आता है। तो ड्राइविंग फीट का एग्जाम्पल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बॉल बेयरिंग ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी टाइप ऑफ द रेल व्हील का प्रोकर। ऑप्शन नंबर सी पुली विथ की ऑन द शाफ्ट। ऑप्शन नंबर डी कार्ट रिम ऑन द वुडन व्हील, लकड़ी के पहिया पर गाड़ी का रिम। तो इसका एग्जाम्पल होता है बॉल बियरिंग ऑन द शाफ्ट। तो ड्राइविंग फीट का सबसे अच्छा उदाहरण होता है या एग्जाम्पल होता है बॉल बियरिंग ऑन द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट पर बॉल बियरिंग। ठीक है, तो ड्राइविंग फीट, श्रिंकेज फीट, फोर्स फीट, एक्सपेंशन फीट, ये सभी फीट आता है इंटरफेरेंस फीट का अंदर। क्लियरेंस फीट का अंदर आता है स्लाइडिंग फीट और रनिंग फीट। अगर ट्रांजिशन फीट का बात करते हैं तब उसका अंदर आता है रिंगिंग फीट और पुश फीट। समझ में आ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है कार्ट ट्रिम ऑन द वुडन व्हील, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है तो ये कौन सा फीट का एग्जाम्पल है? ये श्रिंकेज फीट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। बोला है एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग इज द। नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग का एक उदाहरण है। तो आप लोगों को जानना चाहिए ये होता है आप बोल सकते हैं एंटी फ्रिक्शन बॉल बियरिंग। ठीक है, मतलब जिसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। जैसे एंटी फ्रिक्शन बॉल बियरिंग का में हम लोग रोलिंग एलिमेंट का हिसाब से बॉल यूज़ करते, रोलर यूज़ करते, नीडल यूज़ करते, उसके बाद ड्रम यूज़ करते। तो इसमें बोला नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग, मतलब रोल जो बियरिंग है उसमें रोलिंग एलिमेंट के हिसाब से हम लोग रोलर का इस्तेमाल करते हैं कि, लेकिन बोला है नॉन टेपर्ड, मतलब उसमें कोई भी टेपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन सा होता है? जैसे सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, सिलिंड्रिकल थोड़ी ना टेपर होता है, तो सिलिंड्रिकल किस टाइप का होता है? रोलर टाइप का होता है। और नीडल रोलर बियरिंग जो होता है तो ये भी होता है अब नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग के अंदर सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग और नीडल रोलर बियरिंग दोनों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बियरिंग इज लिमिटेड बाय। द्रव और चुंबकीय असर की गति सीमित होती है। तो फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बियरिंग का गति लिमिटेड होता है और इसमें कौन सा फोर्स होता है एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल मतलब क्या? वो ऑलवेज सेंटर का तरफ, ये जो सेंटर का तरफ आने का कोशिश करता है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है? सेंटर का बाहर तरफ जाने का कोशिश करता है। लेकिन जो आप लोग का फ्लूइड और मैग्नेटिक बियरिंग होता है इसमें जो स्पीड होता है और उसमें कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कितना आंसर दे पा रहा है आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज करके मैं डिस्कशन करने से पहले आप लोग देख लेना कितना आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोव वाल्व इज यूज्ड इन पाइपलाइन टू लेट वाटर इन। ग्लोव वाल्व का उपयोग पाइपलाइन में पानी को अंदर बहने देने के लिए किया जाता है। तो ग्लोव वाल्व में जो पाइपलाइन में पानी जाता है तो कौन सा डायरेक्शन में पानी को फ्लो करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं? तो बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जस्ट चेक करते रहना कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार क्लास में मैंने डिस्कशन कर दिया हूँ, अगर फिर से उसको डिस्कशन करने जाऊंगा, जो भी स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देखते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बोरिंग क्लास हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार क्लास में डिस्कशन करने का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए, आप लोग को सीखने कुछ ना कुछ मिलेगा और नया नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी बोला है। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोल्डर इज। सोल्डर का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी लीड, ऑप्शन नंबर सी टीन या ऑप्शन नंबर डी एंटीमोनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा टीन, क्योंकि इसमें 63% टीन रहता है और 37% लीड रहता है। तो टीन रहता है सबसे प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट का हिसाब से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन पाइप धागे का शामिल या बोल सकते हैं पाइप थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है कितना होता है? ये तो इजी है, आप लोग जानते हैं बीएसपी थ्रेड जिसको बोलते हैं बीटी स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो इसका वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री होता है। ओके, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिए, 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना प्रिपरेशन है आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिल जिग बुशिंग आर जनरली
मेड ऑफ। ड्रिल का जो जिगबूस होता है वो आमतौर पर किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टूल स्टील से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लोकेटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर लोकेशन ऑफ ए राउंड शेप जॉब। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, गोल आकार की जॉब को स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकेटर सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए पिन टाइप लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी वेज टाइप लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी वी लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल स्टॉप लोकेटर। तो आप लोग जानते हैं कोई भी राउंड शेप अगर जॉब होता है तो उसको स्थान देने के लिए या लोकेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही वी लोकेटर भी होता है, वी लोकेटर में भी हम लोग राउंड शेप जॉब को लोकेट करने के लिए, स्थान देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेजिंग चैप्टर से पूछा गया है। ब्रेजिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच नॉन फेरस फिलर मेटल हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। ब्रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नॉन फेरस फिलर मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नॉन फेरस फिलर मेटल रहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर है अबव 427 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 427 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, लेकिन बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बोला है 427 डिग्री से कम और बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से भी कम। ऑप्शन नंबर सी में बोला है 427 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन बेस मेटल का जितना मेल्टिंग पॉइंट है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट फिलर मेटल का होता है। और चौथा ऑप्शन में बोला है 427 डिग्री से कम, लेकिन बेस मेटल का जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही फिलर मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए जो ब्रेजिंग प्रोसेस होता है उसमें हम लोग डिसिमिलर मेटल को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इसमें एक नॉन फेरस फिलर मेटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 427 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो बेस मेटल होता है बेस मेटल को पिघलना नहीं चाहिए। तो बेस मेटल का जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए फिलर मेटल का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अबव 427 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल इज यूज्ड। बेस मेटल का जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग इज यूज टू ज्वाइन व्हिच टू मेटल। ब्रेजिंग का प्रयोग किन दोनों धातु को मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रास टू ब्रास, ऑप्शन नंबर बी कॉपर टू कॉपर, ऑप्शन नंबर सी स्टील टू स्टील, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेजिंग का मदद से हम लोग स्टील टू स्टील को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम लोग डिफरेंट जो मेटल होता है डिसिमिलर मेटल को भी हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रेंथ जब भी इसका अलग अलग टेम्परेचर होता है तो उसमें स्ट्रेंथ भी इसका खो जाता है। ओके, इसमें ब्रेजिंग करने के बाद या ब्रेज वेल्डिंग करने के बाद कोई भी फिनिशिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता और कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता फिनिशिंग का, और इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कूलेंट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग द एल्यूमिनियम जॉब। एल्यूमिनियम जॉब की ड्रिलिंग करने के लिए किस शीतलक का उपयोग किया जाता है? तो जब भी हम लोग एल्यूमिनियम जॉब का ड्रिलिंग करते हैं, कोई भी मशीनिंग करते हैं, तब हम लोग केरोसिन ऑयल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और इसका बाद भी और भी मैंने बता दिया हूँ सोल्यूबल ऑयल किस में यूज़ होता है। जैसे अगर कोई भी नॉर्मली अगर हम लोग को बात करते हैं कोई भी मेटल में, तो हम लोग सोल्यूबल ऑयल यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग सोल्यूबल ऑयल यूज़ करते हैं, और ड्राई एयर हम लोग कास्ट आयरन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और भी बाकी भी इसका लिस्ट मैंने बता दिया था पहले, तो आप लोग रेगुलर वीडियो अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सब क्वेश्चन में बहुत बार डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर। मेलेबिलिटी धातु का ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है, ऐसा एक धर्म होता है जिसमें हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए वायर बना सकते हैं, या थिन शीट बना सकते हैं, या प्लेट बना सकते हैं, या रॉड बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिन शीट बना सकते हैं। तो कोई भी अगर सोचो ऐसे एक मेटल है, तो मेटल को हम लोग रोलिंग या हैमरिंग करके इसका साइज और शेप में परमानेंटली इसका चेंजेस कर देते हैं। इसका जो ये शेप था इसको ऑल डायरेक्शन में हम लोग क्या देते, फैला देते, उसको स्प्रेडिंग कर देते, स्प्रेडिंग करके हम लोग थिन शीट पतला पतला शीट बना देते हैं। लीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बोल सकते बहुत ही अच्छा मेलेबल मेटल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, द मेन पर्पस ऑफ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टू चेक द माइनर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए, मतलब छोटा व्यास को चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी
टू चेक द लिमिट ऑफ द स्क्रू थ्रेड का सीमा को जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, टू चेक द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स, मतलब जो दो एडजेसेंट क्रेस्ट रहता है उसका बीच में डिस्टेंस को चेक करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, टू चेक द मेजर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड का बड़ा व्यास को मेजर करने के लिए। तो एक्चुअली स्क्रू पेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिच को मेजरमेंट करने के लिए। तो पिच मतलब क्या होता है, एडजेसेंट क्रेस्ट होता है ना स्क्रू थ्रेड का, जो एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट से जो उसका नियरेस्ट जो क्रेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट क्रेस्ट होता है। तो इसका बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलता है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए या चेक करने के लिए तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्टैंडर्ड टेपर ऑफ टेपर पिन इज, बोला है टेपर पिन का मानक टेपर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:50। ठीक है, और मेट्रिक में मेट्रिक में हो गया, ब्रिटिश में क्या हो जाएगा, 1:48 हो जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए, फिर भी आप लोग देखना आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच जिग इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑन थिन शीट, पतली शीट पर ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कोई भी थिन शीट होता है उसमें अगर ड्रिलिंग करना पड़ता है हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए सॉलिड जिग, ऑप्शन नंबर बी सैंडविच जिग, ऑप्शन नंबर सी पोस्ट जिग, ऑप्शन नंबर डी टेबल जिग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडविच जिग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनकॉमन क्वेश्चन भी मैं ऐड करूंगा जो आप लोगों के लिए क्लास को बहुत ही डिफिकल्टीज करके देगा। पहला क्लास है इसीलिए थोड़ा सा आप लोग देख लेना आप लोग का कितना प्रिपरेशन है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है फिर भी आप लोग 50 आउट ऑफ 50 ला पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ला पा रहे तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही कम है क्योंकि ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जर्नल बियरिंग आर समटाइम्स कॉल्ड, जर्नल बियरिंग को कभी कभी कौन सा नाम में कहा जाता है। तो ऑप्शन फ्लेक्सर बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन बियरिंग, ऑप्शन डी ज्यूअल बियरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, तो एक्चुअली बियरिंग टू टाइप का होता है, एक होता है फ्रिक्शन बियरिंग और दूसरा होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग को प्लेन बियरिंग या जर्नल बियरिंग भी कहते हैं। समझ में आ गया है। बियरिंग के बारे में भी मैं बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर इज, क्रॉस पिन हाथौड़ा का पिन किस टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर ए एंगुलर टू द हैंडल, हैंडल का एंगुलर होता है, या स्ट्रेट टू द हैंडल, हैंडल का स्ट्रेट होता है, या क्रॉस टू द हैंडल, हैंडल का क्रॉस बराबर होता है, या बोला है बेंट टूवर्ड्स द हैंडल, जो हैंडल होता है उसका तरफ झुका हुआ रहता है। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस टू द हैंडल। क्रॉस पिन हैमर में हैंडल का साथ तो क्रॉस बराबर रहता है। तो कभी कभी इसका ड्राइंग दे देता है तो ड्राइंग देके हम लोग को पता नहीं चलता कौन सा स्ट्रेट पिन हैमर है और कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। तो ड्राइंग में जब भी आप लोग देखेंगे ये जो पिन है ये अगर राइट साइड का तरफ रहता है, जस्ट एंड क्लू आप लोगों का, ये सजेशन आप बोल सकते हैं, कुछ नहीं है आप लोग को याद रखने के लिए। ये अगर पिन अगर राइट साइड का तरफ रहता है मतलब ये क्रॉस पिन हैमर, और ये अगर पिन लेफ्ट साइड का तरफ रहता है मतलब ये स्ट्रेट पिन हैमर। ओके, अगर स्ट्रेट पिन हैमर का बात करता तो स्ट्रेट टू द हैंडल हो जाता, और जो बॉल पिन हैमर होता है उसका पिन का शेप स्पेयर जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, द हैंड वाइस इज यूज्ड फॉर, हैंड वाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फिक्सिंग हेवी जॉब, हेवी जॉब को होल्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टाइटनिंग नट्स एंड बोल्ट्स, नट और बोल्ट को कसने के लिए। ऑप्शन नंबर सी डूइंग या होल्डिंग राउंड जॉब, राउंड जॉब को होल्ड करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी डूइंग मिनट वर्क, मिनट काम को करने के लिए, मतलब जो जो छोटा छोटा काम होता है उसको करने के लिए। तो एक्चुअली हैंड वाइस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब बेंच वाइस में वो जॉब को हम लोग पकड़ नहीं सकते। जैसा कोई भी छोटा छोटा पार्ट होता है, रिवेट नट बोल्ट, ऐसे छोटा छोटा और भी छोटा छोटा जैसा पार्ट होता है, उसको अगर हम लोग बेंच वाइस में होल्ड नहीं कर पाते हैं तब हम लोग उसको हैंड वाइस में होल्ड करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डूइंग मिनट वर्क, मतलब जो वर्क हम लोग मिनट का कुछ ही मिनट के अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं हैंड वाइस। तो वो सब छोटा छोटा जब भी वर्क होता है तो हैंड वाइस का उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड वाइस का आप लोग को साइज जानना चाहिए। इसका जो लेंथ वेरी करता है 125 से 150 mm के अंदर लेंथ वेरी करता है, और इसका जो विड्थ ऑफ जॉ होता है जिससे हम लोग हैंड वाइस का साइज लेते हैं वो होता है 40 से 44 mm होता है।
ओके, ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। कभी कभी आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को बोलता है कि टूल मेकर वाइस किस मटेरियल से बनता है, माइल्ड स्टील से बनता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। बोला एक माइक्रोमीटर है जिसका नेगेटिव एरर मतलब -0.03 mm है, नेगेटिव एरर है, और उसमें अगर रीडिंग दिखा रहा है कि 40.53, रीडिंग इतना दिखा रहा है, तो टोटल उसका एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव एरर देगा मतलब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इसका सब प्लस कर देना पड़ेगा इजीली। तो आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40.56 मिलीमीटर आ जाएगा। वैसे अगर इधर पॉजिटिव एरर दिया रहता तो क्या करना पड़ता, इधर माइनस करना पड़ता। अगर नेगेटिव एरर दिया रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा ये जो वैल्यू दिया है उसका साथ, और अगर पॉजिटिव एरर दिया रहेगा तब ये जो वैल्यू दिया है इसका साथ माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40.56 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइल लेइंग आउट द वर्नियर हाइट गेज मस्ट बी यूज्ड ऑन द, जब हम लोग मार्किंग करते हैं तब वर्नियर हाइट गेज को किसका ऊपर रखना चाहिए, किसका ऊपर रख के हम लोग को मार्किंग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक, मशीन बेड, एनी फ्लैट सरफेस। तो आप लोगों का हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सरफेस प्लेट या मार्किंग ऑफ टेबल का ऊपर हम लोग वर्नियर हाइट गेज को रख के मार्किंग करते हैं या लेइंग आउट करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है सरफेस गेज कितना ग्रेड में अवेलेबल होता है, 3 ग्रेड में अवेलेबल होता है, 1, 2 एंड 3। तो इसमें पूछा जाता है कौन सा है, ए बी सी या 1 2 3। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 यूज होता है टूल रूम पर्पस के लिए, जनरली ये कास्ट आयरन से बनता है और ये स्ट्रेस रिलीफ कास्ट आयरन से बनता है। इसमें क्या होता है, प्रिवेंट डिस्टोर्शन, कोई भी डिस्टोर्शन या टेढ़ापन कुछ नहीं होता है। ओके, और इसका जो प्लेट होता है इसका बैक साइड में रिब रहता है। तो रिब क्यों रहता है, इसका रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसे ही उसका बैक साइड में लंबा लंबा बॉर्डर जैसे रहता है। तो इस रिब क्यों रहता है, इसका रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग रिब का इस्तेमाल करते हैं इसका बैक साइड में। ठीक है, और ग्रेनाइट से भी ये भी बनता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड डैश। गन मेटल एलॉय से बनता है, तो इसमें कॉपर रहता है और क्या क्या रहता है, और दो चीज क्या क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए टीन एंड जिंक, ऑप्शन नंबर बी लीड एंड जिंक, ऑप्शन नंबर सी जिंक एंड निकेल, ऑप्शन नंबर डी लीड एंड निकेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, टीन एंड जिंक। तो कॉपर कितना परसेंटेज रहता है, गन मेटल में 88% रहता है, टीन रहता है 10% और जिंक रहता है 2%। ठीक है, समझ में आ गया है। और कभी कभी क्वेश्चन आप लोग का आता है, इसमें आप लोग को बोलते हैं मांच मेटल। तो मांच मेटल में क्या क्या रहता है, कॉपर और जिंक रहता है। कॉपर कितना रहता है, 60% कॉपर रहता है और 40% जिंक रहता है। कभी कभी रेशियो में भी पूछे जाता है, तो 3:2 तब राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कभी कभी और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्ट्रिज ब्रश। कार्ट्रिज ब्रश में क्या क्या रहता है, कॉपर एंड जिंक रहता है, 70% रहता है कॉपर और 30% रहता है जिंक। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला है क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ। क्रेन हुक किस मटेरियल से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉट आयरन, ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी कास्ट स्टील, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं क्रेन हुक बनता है रॉट आयरन से। ओके, रॉट आयरन हम लोग कैसे निष्कासित करते हैं या कैसे हम लोग बनाते हैं, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। रॉट आयरन हम लोग बनाते हैं पडलिंग फर्नेस से। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, एस्टन या बियर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं। ओके, और इसमें क्यों हम लोग रॉट आयरन से क्रेन हुक को बनाते हैं, इसका टफनेस ज़्यादा होता है और शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसका अंदर रहता है रॉट आयरन के अंदर, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होता है। कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, 325 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स इसका होता है। ओके, तो कभी कभी आप लोग को जब दिया रहता है 325 से बोला जाता है 325 या कभी कभी 350 भी दिया रहता है, तो 325 से 350 तक इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
काटिंग टूल यूज टू काट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। एक ऐसा काटिंग टूल है जो बाहरी धागा को या बाहरी चूड़ी को काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस काटिंग टूल का नाम क्या है? तो इस काटिंग टूल का नाम है डाई। ठीक है, तो डाई का मदद से हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल थ्रेड को काटते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंटरनल थ्रेड बोलते तब टैप इज द राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं। स्नैगिंग इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव द मेटल बाय। स्नैगिंग एक प्रक्रिया है जिसकी उपयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है। तो स्नैगिंग कौन सा एक प्रोसेस होता है? एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, फाइलिंग, हैक्सोइंग, चिजलिंग एंड ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते हैं। तो ग्राइंडिंग जो हैंड ग्राइंडिंग होता है इसको बोलते हैं स्नैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज ए मेजर ऑफ इट्स। किसी धातु को तार में खींचे जाने की क्षमता को, उसको माप को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी टफनेस, ऑप्शन नंबर सी मैलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी हार्डनेस। तो कोई भी अगर मेटल को हम लोग खींच के, टेंशन में खींच के अगर हम लोग उसका तार बना सकते हैं, उसको बोलता है कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उसका अंदर रहता है। ओके, और मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी की मदद से क्या करते हैं? कोई भी मेटल है इसको हम लोग रोलिंग या हैमरिंग करके उसको ऑल साइड में, ऑल डायरेक्शन में उसको फैला देते हैं परमानेंटली के लिए, उसको स्प्रेडिंग कर देते हैं, थिन पतला पतला शीट में हम लोग बना देते हैं। ओके, इसमें कोई भी रप्चर वगैरह नहीं होता, कोई भी क्रैक वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके, और टफनेस क्या होता है? टफनेस इज द ऑपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। इसमें शॉक या कोई भी सडन लोड आता है, वाइब्रेशन आता है, जर्क आता है, तो उसको वो सहन कर सकता है। ओके, और हार्डनेस क्या होता है? कोई भी अगर जैसे स्क्रैच मार्क या एब्रेशन, कोई भी पेनिट्रेशन होता है तो उसको प्रतिरोध कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली। ट्विस्ट ड्रिल किस मटेरियल से साधारणतः तो बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई स्पीड स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग बहुत ही बार आप लोगों को मैं बता दिया हूँ ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। इसका क्या क्या एंगल होता है? चीजेल एज एंगल होता है 55 डिग्री। इसका जो आप बोल सकते हैं रेक एंगल या हेलिक्स एंगल होता है 27.5 डिग्री होता है जनरल पर्पस के लिए। और इसका कभी कभी चेंज होता है, जैसे HNS होता है, इसका हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करता है इसका रेक एंगल। ठीक है, तो इसका बारे में मैं बहुत बार क्लास में डिस्कशन किया हूँ। आज जस्ट आप लोग का रिवीजन क्लास चलेगा। एग्जाम से पहले आप लोग को रिवीजन क्लासेस सीखने का भी बहुत ही कम चांसेस आप लोग को मिलेगा। बाकी जब हम क्लास प्रोवाइड करेंगे तब आप लोग को अच्छा खासा आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राफ फाइल इज। राफ फाइल हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑन इरेगुलर जॉब, कोई भी अनियमित कर्ज पर। ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस द मेटल रैपिडली, धातु को तेजी से कम करने के लिए या कटने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, वुड को कटने के लिए, मतलब लकड़ी को कटने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इफ स्मूथ फाइल इज नॉट अवेलेबल, जहां पे स्मूथ फाइल उपलब्ध नहीं होता उधर हम लोग को यूज करना चाहिए। तो ग्रेड का हिसाब से हम लोग 5 टाइप्स का फाइल हम लोग को मिलते हैं ग्रेड का हिसाब से। तो क्या क्या मिलता है? रफ फाइल, बस्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। तो रफ फाइल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? टू रिड्यूस द मेटल रैपिडली, मतलब धातु को तेजी से कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रफ फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। स्वेज ब्लॉक इज मेड ऑफ। स्वेज ब्लॉक किससे बना होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्जिंग का चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इसका बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। स्वेज ब्लॉक यूज होता है या कौन सा मटेरियल से बना हुआ होता है? मैलेबल कास्ट आयरन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फोर्जिंग इज डन व्हेन द मेटल इज इन। फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु, तो फोर्जिंग हम लोग तब कब करते हैं? लिक्विड कंडीशन में या प्लास्टिक कंडीशन में या इलास्टिक कंडीशन में या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं तब मेटल को पिघलाना नहीं चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम उसको हीट करना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट से कम हम लोग हीट करते हैं, वो ऐसा एक कंडीशन में चला जाता है, ऐसा एक परिस्थिति में चला जाता है जिसको कहते हैं प्लास्टिक स्टेट, उसमें वो नरम हो जाता है। इसीलिए उसके बाद हम लोग फोर्जिंग करके स्लेज हैमर का मदद से कोई भी उसको शेप दे सकते हैं। तो प्लास्टिक स्टेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। केस हार्डनिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड स्किन ऑन द सरफेस ऑफ। केस हार्डनिंग
का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग कोई भी सरफेस का सतह का स्किन को हार्ड बना सकते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो कौन सा पार्ट का सतह को या सरफेस को हम लोग हार्ड बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन हेवी पार्ट को, या लो कार्बन स्टील पार्ट को, या एलो स्टील पार्ट को। तो लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील पार्ट को, जो उसका सतह होता है सरफेस को हार्ड बनाने के लिए हम लोग केस हार्डनिंग का इस्तेमाल करते हैं। केस हार्डनिंग में क्या होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसको हार्डनिंग नहीं करते। तो कभी कभी कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें हम लोग को सिर्फ उसका आउटर पोर्शन को हार्ड करना पड़ता है, अंदर वाला पोर्शन उसको सॉफ्ट और टफ रेजिस्टेंस या टफ और आप बोल सकते हैं शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहना चाहिए, क्योंकि जब भी अंदर वाला पोर्शन सॉफ्ट होगा तो टफ भी होगा और शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी उसके अंदर रहेगा। ओके, सिर्फ उसका आउटर पोर्शन, मतलब ऐसा कोई भी जॉब है उसका आउटर पोर्शन को हार्ड करेंगे, अंदर वाला पोर्शन सॉफ्ट ही रहने देंगे, तब हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। ओके, तो लो कार्बन स्टील जब पार्ट रहता है तब हम लोग करते थे। तो इसमें कार्बन परसेंटेज 0.15% तक कार्बन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग के दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कार्बोडाइजिंग, दूसरा प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कार्बोडाइजिंग में हम लोग सतह का ऊपर कार्बन ऐड करते हैं, उसका बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं, अंदर जो पोर्शन होता है, अंदर पोर्शन को हम लोग रिफाइन करते हैं। समझ में आ गया। इसका बारे में भी बहुत ही अच्छा से मैं क्लियर किया हूँ, एक एक टॉपिक को। जस्ट अभी आप लोग का रिविजन चलेगा डेली का, डेली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाइल नॉर्मलाइजिंग द स्टील शुड बी कूल्ड। जब हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते टाइम जब हम लोग को स्टील मिलता है तो स्टील को कैसे हम लोग को ठंडा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर, स्थिर हवा से कमरे के तापमान में, या ऑयल में, या फोर्स्ड एयर में, या वाटर में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील एयर में या रूम टेम्परेचर में हम लोग को रख देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को जानना चाहिए नॉर्मलाइजिंग हम लोग कब करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग करते हैं हम लोग उसके अंदर से डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और उसका ग्रेन साइज को फाइन करने के लिए। ओके, तो रिफाइन द ग्रेन साइज ऑफ द मेटल, ये आप लोगों को जानना चाहिए। और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है उसको रिलीव करता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 35, फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनेलिंग द हीटेड स्टील पीस इज कूल्ड। एनेलिंग का सर्वोत्तम परिणाम के लिए गर्म स्टील के टुकड़े को ठंडा किया जाता है। तो जब भी हम लोग एनेलिंग करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए जो गर्म पीस होता है, स्टील पीस को कैसे हम लोग को ठंडा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, स्लोली इन द फर्नेस इटसेल्फ बाय स्विचिंग ऑफ द हीट। ऑप्शन नंबर बी, बाय रिमूविंग द पीस फ्रॉम द फर्नेस एंड अलाउइंग इट to cool in open air. Option number C, by removing the piece from the surface and placing it under a blast of air. Option number D, by removing the piece from the surface and dipping it in a tank containing water. तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनेलिंग जब भी होता है उसका हीटेड स्टील पीस को हम लोग क्या करते हैं, फार्नेस में स्लोली इन द फार्नेस इटसेल्फ बाय स्विचिंग ऑफ द हीट। तो जो फर्नेस होता है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं और धीरे धीरे फर्नेस का अंदर खुद ही ठंडा हो जाते हैं। ओके, तो हीटेड स्टील पीस को हम लोग कैसे करते हैं, उसका जो हीट रहता है उसको हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, तो हीट कोई भी प्रोड्यूस नहीं होता और वो फर्नेस के अंदर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास या पीतल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड टिन। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर एंड लीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। ये क्वेश्चन हार्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगर आप लोग को बोलते ब्रोंज तब हो जाता कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच एंगल मेक्स रेक एंगल इन ए ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा एंगल रेक एंगल को बनाते हैं या आप बोल सकते हैं रेक एंगल का बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर है चिजेल एंगल, या पॉइंट एंगल, या हेलिक्स एंगल, या लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलिक्स एंगल। ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल होता है वो रेक एंगल का साथ समान होता है। ओके, तो आप लोगों का कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल ऑफ हेलिक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेक एंगल कहते हैं। ओके, और आप लोगों को जानना चाहिए इसका वैल्यू क्या होता है। नॉर्मल पर्पस के लिए 27.5 डिग्री होता है। चिजेल एज एंगल क्या होता है, 55 डिग्री होता है। पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री, और लिप क्लियरेंस एंगल होता है 8 to 12 डिग्री जनरल पर्पस के लिए। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 38, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे अच्छा चालक या संभावक कौन सा धातु है? ऑप्शन नंबर है निकेल, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर। अगर सिल्वर इसमें रहता तो सिल्वर राइट आंसर हो जाता। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए काटिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर बी टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी साइज ऑफ द ड्रिल, ऑप्शन नंबर डी मटेरियल टू बी ड्रिल। तो ड्रिल का पॉइंट एंगल और चिजेल का पॉइंट एंगल किसका ऊपर डिपेंड करता है? जो मेटल को हम लोग ड्रिलिंग करने जाते हैं या चिजलिंग करने जाते हैं उसका हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या, जो मटेरियल टू बी ड्रिल, कौन सा मटेरियल हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है, उसका हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करता है हम लोग को पॉइंट एंगल कितना रखना चाहिए। अगर हार्डनेस ज़्यादा होगा पॉइंट एंगल ज़्यादा होगा, 118 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर हार्डनेस कम होता है तो 118 डिग्री से कम होता है पॉइंट एंगल। समझ में आ गया? चीजेल के बारे में भी सेम टू सेम लॉजिक होने वाला है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आप लोगों का साथ क्लास में मैंने डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ए ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड विथ सी इज मेड विद द एब्रेसिव। सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील चैप्टर के बारे में, ग्राइंडिंग चैप्टर के बारे में। तो ग्राइंडिंग चैप्टर का एक स्पेशल क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर वो वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे एक बार तो आप लोग का ग्राइंडिंग व्हील से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग कैसे बनाते हैं? एब्रेसिव रहता है, अलग अलग एब्रेसिव रहता है। जैसे नेचुरल एब्रेसिव होता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। आर्टिफिशियल एब्रेसिव का आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो वैसे एब्रेसिव का साथ बॉन्ड मिक्स होके जो मिक्सर बनाता है, मिक्सर से बनता है ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो इसमें बोला है जो सी होता है, तो सी का मदद से हम लोग, या सी कौन सा एब्रेसिव को इंडिकेट करता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को इंडिकेट करता है सी। कभी कभी SiC भी दिया रहता है तो ए भी होता है, सिलिकॉन कार्बाइड को इंडिकेट करता है। अगर Al2O3 दिया रहता है मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वो इंडिकेट करता है, ठीक है। और आप लोग को जानना चाहिए सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटेरियल कौन सा होता है? डायमंड होता है। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये फीलर गेज इज यूज्ड फॉर। फीलर गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडजस्टिंग द पार्ट फॉर प्ले, दोनों पार्ट को एडजस्ट करते उसका बीच में थोड़ा सा प्ले होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी चेकिंग गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, दो मेटिंग पार्ट का बीच में गैप को चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी चेकिंग रेडियो ऑफ जॉब, इसका कोई भी जॉब का रेडियस को चेक करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ द होल, कोई भी होल का एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो आप लोग जानते हैं फीलर गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई भी दो मेटिंग पार्ट का, दो मिलने वाला पार्ट का बीच में जो गैप होता है उसको चेकिंग करने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका लेंथ होता है 100 मिलीमीटर। ओके, एक क्वेश्चन DMRC में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, थ्रेड रिंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग जॉब के डेस्क के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब थ्रेड रिंग गेज का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो रिंग गेज का मदद से हम लोग ऑलवेज एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। तो थ्रेड रिंग गेज मतलब थ्रेड को तो चेक करेगा, तो एक्सटर्नल थ्रेड को वो चेक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज और इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, टॉलरेंस इज गिवन टू द पार्ट साइज टू। कोई भी एक पार्ट होता है, पार्ट को बनाने के लिए हम लोग टॉलरेंस क्यों देते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी फिनिश द कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली कंपोनेंट को फिनिश देने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूस द पार्ट विद इन द रिक्वायर्ड परमिसिबल साइज, मतलब जो पार्ट बनेगा तो उसको परमिसिबल मतलब ग्रहण योग्य साइज के अंदर बनाने के लिए, परमिसिबल जो जितना तक उसको परमिशन हम लोग दे सकते हैं उतना तक साइज में बनाने के लिए हम लोग टॉलरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूस द पार्ट विद इन द रिक्वायर्ड परमिसिबल साइज, जितना परमिशन दिया इतना साइज के अंदर बनाना पड़ेगा, उतना अंदर साइज के अंदर बनाने के लिए हम लोग टॉलरेंस दिए जाते हैं। और टॉलरेंस और अलाउंस का बीच में डिफरेंस क्या होता है? जब भी टॉलरेंस होता है तो सिंगल पार्ट के लिए डिपेंड करता है, एक पार्ट को जब भी सिंगल पार्ट को बनाना है तभी टॉलरेंस डिपेंड करता है। और अलाउंस मतलब क्या होता है? दो पार्ट का बीच में जब भी फिटिंग होगा तब अलाउंस का बात आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, ग्रे कास्ट आयरन इज, ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मेलेबल, ऑप्शन नंबर बी डक्टाइल, ऑप्शन नंबर सी टेंसाइल, ऑप्शन नंबर डी रिजिड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजिडिटी होने के लिए हम लोग इसको लेद बेड बनाने के लिए, मशीन बेड बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ग्रे कास्ट आयरन को। ठीक है, तो इसको हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग करने से पहले इसको प्रीहीट करना पड़ता है। समझ में आया है? और इसके अंदर ग्रेफाइट प्रॉपर्टी रहता है, इसीलिए सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। इसके लिए कोई भी अलग से लुब्रिकेंट का जरूरत नहीं पड़ता, ड्राई एयर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द जनरल रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड एज कूलेंट इज, शीतलक के रूप में प्रयुक्त घुलनशील तेल और पानी का सामान्य अनुपात है। तो सोल्यूबल ऑयल और वाटर का कितना अनुपात होता है? तो आप लोग जानते हैं सोल्यूबल ऑयल रहता है 1 और वाटर रहता है 20, तो 1:20 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन दैट टैप वाटर इज नॉट प्रेफर्ड एज कूलेंट ऑन मशीन टूल, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि मशीन टूल्स पर शीतलक के रूप में तरल पानी के या टैप का पानी जो होता है, नल का पानी को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं? तो क्यों हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, प्रेफर क्यों नहीं करते हैं? तो कोई भी अगर सोचो मशीनिंग चल रहा है, तो उस मशीनिंग में अगर हम लोग टैप वाटर के भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कूलेंट के हिसाब से हम लोग टैप वाटर क्यों यूज़ नहीं करते हैं? बिकॉज ऑप्शन नंबर ए देख सकते, इट डिक्रीजेज कटिंग एक्शन ऑफ द टूल, टूल का कटिंग एक्शन को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी डेंजर ऑफ करोशन, जंग का खतरा से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इट हैज़ सफिशिएंट कूलिंग इफेक्ट, इसका इनसफिशिएंट कूलिंग इफेक्ट है इसीलिए। ऑप्शन नंबर डी ड्यू टू हाई कूलिंग इफेक्ट, इसका ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट है इसीलिए। तो एक्चुअली हम लोग जब भी मशीनिंग करते हैं तो टैप वाटर मतलब नल का पानी हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जंग लगने का खतरा होता है, तो डेंजर ऑफ करोशन होता है, इसलिए हम लोग टैप वाटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, काउंटर बोरिंग इज डन फॉर, काउंटर बोरिंग किसके लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर ए डिवाइडिंग द होल एंड को डिवाइडिंग करने के लिए, तो ये तो हम लोग करते काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन में। ओके, ऑप्शन नंबर बी एनलार्जिंग होल्स टू एक्यूरेट साइज, होल को एक्यूरेट साइज में बनाने के लिए, ये तो डीमार का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी फिनिशिंग करने के लिए, तो ये भी तो डीमार का ही काम होता है, फिनिशिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू, तो सॉकेट हेड स्क्रू को एकोमोडेट करने के लिए मतलब सहायता देने के लिए काउंटर बोरिंग हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आप देख सकते हैं, सेंटर ड्रिल शुड बी डन एट, सेंटर ड्रिल हम लोग कितना स्पीड में करना चाहिए, हम लोग को कैसे करना चाहिए? हायर आरपीएम विथ ए स्लोअर फीड, मतलब आरपीएम बहुत ज़्यादा होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट में बहुत ज़्यादा पक घूमेगा, लेकिन स्पीड बहुत ही कम होगा। या ऑप्शन नंबर बी हायर आरपीएम विथ हायर फीड, हायर आरपीएम भी होगा और हायर फीड भी होगा। ऑप्शन नंबर सी स्लोअर आरपीएम विथ हायर फीड, स्लो आरपीएम मतलब बहुत ही कम पक में घूमेगा या मिनट में बहुत ही कम बार रेवोल्यूशन होगा, लेकिन फीड ज़्यादा देंगे। ऑप्शन नंबर डी स्लोअर आरपीएम मतलब मिनट में बहुत ही कम बार रिवोल्यूशन होगा, लेकिन स्लो फीड हम लोग देंगे। तो सेंटर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग को हायर आरपीएम होना चाहिए और स्लोअर फीड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है कॉम्बिनेशन ड्रिल। ठीक है, समझ में आ गया है? सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम कॉम्बिनेशन ड्रिल क्यों होता है? क्योंकि सेंटर ड्रिल का मतलब जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं होल तो बनता है, उसका फ्रंट पोर्शन चैम्फर भी बन जाता है, तो चैम्फर करने का भी काम करता है और होल भी बनाता है, तो इसलिए दोनों काम एक साथ करते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ नाट इज, नाट का सबसे आम आकार क्या है? सबसे जनरली जो यूज होता है तो आकार क्या है? स्क्वायर, हेक्सागोनल या राउंड या फ्लैट? तो हेक्सागोनल नाट हम लोग जनरल पर्पस में यूज करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, द हेड ऑफ ए थंब स्क्रू इज, थंब स्क्रू का हेड कैसा होता है? हेक्सागोनल, स्क्वायर, सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर होता है। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर किसी का भी प्रिपरेशन अच्छा है, बुक अच्छा से पढ़े एशियन और निमी, तो 50 में से 50 कर सकते हैं, हम गारंटी के साथ बता सकते हैं। और जिसका 50 में से 50 आ रहा है मतलब उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा रिवाइज देते हैं। जिसका 48 प्लस भी आया है उसका भी प्रिपरेशन अच्छा है, लेकिन और भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसका लेवल भी बढ़ते रहेगा एग्जाम होने से पहले तक। ठीक है,
तो 40+ जिसने भी आज अटेम्प्ट किया है उसका प्रिपरेशन अच्छा है, बाकी स्टूडेंट का प्रिपरेशन बहुत ही कम है। और भी ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग ढूंढते कौन सा बुक से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग का सामने जब निमी का और एशियन का बुक रहता है, इतना बार बोलने के बाद भी आप लोग पढ़ते नहीं है। तो इन दोनों बुक अच्छे से पढ़िए, आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी के लिए था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट डे में और भी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।